नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आज के शो की क्या है हाईलाइट्स, सबसे पहले उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर शेयर बाजार में गिरावट की फैक्टर्स क्या क्या हैं, डायग्नोस्टिक शेयरों में तेजी का ट्रिगर कहां से आ रहा है, और हमेशा की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज क्या क्या है होगा, और भी बहुत कुछ हम आपको इस शो में बताएंगे। लेकिन इस शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए कहां कहां कमाई के मौके आपके लिए बनेंगे, ये बताने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर साहब हैं जो कि हेड रिसर्च हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से, और इसके साथ ही केवल पटेल साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के। और शो में जुड़ने का तरीका बड़ा आसान है, वो जरा देख लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल आप भेजिए, अपना और अपने शेयर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ईटी नाउ स्वदेश के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर जाइए और वहां पर #KKT स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, जिनके भरोसेमंद सलाह जिन पर मिलेगी आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो चीन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद अब भारतीय बाजारों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। निवेशकों में आज घबराहट के बीच बाजार में ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार बंद होते होते जहां निफ्टी 18,200 के नीचे फिसलता दिखा, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीब 635 अंकों की गिरावट नजर आई। आज कैसा रहा वैसे बाजार, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट का दिन बेहद ख़राब था। एक्चुअली में कल शाम को जैसे से खबरें आने लगी कोविड की कि हाँ कोविड का एक केसेस बढ़ सकते हैं चाइना में, बाजार में घबराहट आज सुबह से ही थी। आज हालांकि हमने यूरोपियन और यूरोस मार्केट्स की वजह से गैप अप ओपन किया, लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर कोविड की वजह से थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा। आज आप देख के भी हैरान होंगे, आज बाजार में बढ़ने वाले अगर पहले 5 शेयर्स देखेंगे तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के और डायग्नोस्टिक के शेयर्स थे, क्योंकि ये आपको पुराना एक्सपीरियंस याद दिलाता है कि फार्मास्यूटिकल्स का और डायग्नोस्टिक का रोल किस तरह से कोविड के अंदर बढ़ जाता है। और आज वो फैंसी शेयर्स टूट गए जहां पे टिपिकल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। आज लेवल के हिसाब से भी मार्केट ने 18,200 को रीटेस्ट किया है और इसके आसपास आके क्लोजिंग दी है। एक्चुअली सिर्फ आज फर्स्ट डे है जब मार्केट ने कोविड पे रिएक्ट किया है। एक दिन अगर आपको और इसी तरह से खबरें नेगेटिव आती हुई दिखी कोविड की, तो मार्केट हो सकता है 18,000 के नीचे भी थोड़ा स्लैश कर जाए। लेकिन फिलहाल उम्मीद होप यही है कि शायद 18,200 के आसपास आके निफ्टी रुक जाए। खैर मैं आपको सिर्फ डाटा पे आता हूं। और अगर आज देखेंगे तो आप पहले टॉप गेनर्स में तो डिविस लैब आज मार्केट का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर बना, करीब 4% ऊपर है। ये कुछ वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट जो है कोविड के अंदर काफी इस्तेमाल होते हुए दिखे थे। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज आज सभी के सभी शेयर्स हरे निशान में थे। और आज फार्मास्यूटिकल का जो इंडेक्स है वो सबसे तेजी से चलने वाला इंडेक्स बन गया। जहां पे कमजोरी थी यानी कि टॉप लूजर्स कैटेगरी में था वो था अडानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स यानी कि अदानी के दोनों शेयर्स कमजोर हुए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस के अंदर भी आज हमको प्रेशर बनते हुए दिखा है। आ जाते हैं टॉप गेनर्स मिड कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको जो डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं, खासकर थायरोकेयर, यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। विजय डायग्नोस्टिक चला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे चला। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपॉलिसीज ये शेयर्स थे जो आज हरे निशान में बंद हुए हैं। यानी कि कुल मिला के आज मार्केट पे जो लबोलबाब था मार्केट का वो सिर्फ और सिर्फ कोविड और कोविड से जुड़ी हुई खबरों का था। और जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर ने आके अपना बयान दिया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, बाजार के अंदर एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग फिर से बनी, स्मार्ट रिकवरी आई, लेकिन लास्ट में 18,200 के आसपास क्लोज हुए हैं। अब आते हैं वीक काउंटर्स मिड कैप कैटेगरी के कौन से थे। सुजलॉन के अंदर प्रेशर बना, जीआईसी टूट गया,
इसके अलावा IRFC टूटा और कुछ बैंकिंग जो छोटे छोटे सरकारी बैंक थे वो भी आज कमज़ोर बंद हुए हैं। महाराष्ट्र बैंक उसमें से एक कैटेगरी है। लेकिन इस पूरे उथल पुथल के बीच में एक दो शेयर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने साल का हाई टेस्ट किया। उसमें एक फर्टिलाइजर कंपनी है फैक्ट, वो आज हर निशान में बंद हुई, इसने साल का हाई टेस्ट किया। एक्सिस बैंक ने भी सुबह आज अपना साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही GSLW ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के मार्केट के आज थोड़ा पैनिक, थोड़ा घबराहट था, वो कोविड को लेकर है। अगले 24 घंटे के अंदर कोविड को लेकर क्या सिनेरियो और बनता है, ये मार्केट की काफी हद तक दिशा तय करेगा। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और अब हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षर साहब और केवल पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बाजार पर आपकी खास राय। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए आज बाजार में जो सेलिंग आई है वो ज्यादातर कोविड के रिपोर्ट्स के कारण हुई है। मार्केट में थोड़ा सा एक डर पैदा हुआ है। हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस जरूर रहेगी। आज FIs का भी डेटा अगर हम देखें तो नेगेटिव था, हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। मिड कैप्स में आज काफी बड़ी ऑलराउंड सेलिंग थी। तो मैं समझता हूं कि देखिए रिटेल निवेशकों को पूरी तरह से पैनिक होना नहीं चाहिए। जब तक 18,000 का लेवल मार्केट मेंटेन करता है तब तक मुझे लग रहा है ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा और फिसलता है, 18,000 के नीचे जाता है, तो हो सकता है कि ये कमजोरी थोड़ी सी और लंबी हो। और डेफिनेटली भी आने वाले दिनों में कोविड के रिपोर्ट्स किस प्रकार से आते हैं, स्पेशली चाइना को लेके, जापान, कोरिया से लेके जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा ऊपरी लेवल पे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस तरीके से निवेशकों को मार्केट में ऑपरेट करना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे ख्याल से कोई पैनिक कभी मत करिए। मार्केट में इतना भी कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है कि जिससे आपको बहुत लंबी समय तक कोई सेलिंग आ सकती है। तो आई थिंक वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल, बट एट द सेम टाइम अपना पैनिक और अपना कंपोजर जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत जो इफेक्ट हैं रिसेंट न्यूज़ की वजह से वो नज़र भले आ रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और केवल आपकी क्या राय होगी आज के मार्केट पे? मेरी राय वही होगी जो अभी सर ने शेयर करी है। उल्टा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस न्यूज़ के कारण ये इंडिया के मार्केट ने अभी रिएक्ट किया है वो शायद न्यूज़ मुझे इतना वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जिसमें इतने सारे केसेस आए हैं और इतने सारे रिसर्च रिपोर्ट और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा। आप चाइना का मार्केट देखिए तो इतना ज्यादा कुछ उसमें गिरावट नहीं है, ना ही उसमें कोई पैनिक देखने को मिला है जितना हमारे मार्केट ने आज पैनिक दिया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मंदी हो सकती है और रिटेलर्स के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है कि जितना नीचे आता है, इनफैक्ट उनको अपने पोर्टफोलियो में जो उनके पसंदीदा जो शेयर्स है वो खरीदने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में 17,800 तक के लेवल अगर आते हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है और अपने जो रेगुलर SIPs है उनको कृपया करके चालू रखें, इसमें कोई भी रुकावट की जरूरत नहीं है। तो खास राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से आती हुई, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शो है वो दर्शकों का शो है, तो चलिए दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रकाश हैं हैदराबाद से, इन्होंने सवाल पूछा है LIC के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं और 721 रुपए के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया रखना चाहिए? अविनाश जी, क्या होगी इन्हें सलाह? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि देखिए ये एक अंडर परफॉर्मर है, IPO के टाइम से ही निवेशकों ने यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा पैसा बनाया नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो इंश्योरेंस मार्केट में वापस पोस्ट कोविड अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। और मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बम्पर क्वार्टर माना जाता है। तो इस बार जिस प्रकार की ग्रोथ एग्रेसिवली एग्रेसिव प्लान्स LIC ने प्लान किए हैं, हमको लग रहा है कि ये क्वार्टर इनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें। मैं समझता हूं कि नीचे में 650 675 एक बॉटम प्राइस है और उसके बाद अगर शेयर में अच्छी तेजी आती है तो आपको 800 850 का भी लेवल मिल सकता है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में ये रेंज में स्टॉक घूमेगा। तो जल्दबाजी ना करिए बेचने का, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा समय के लिए प्लान करके इसमें होल्ड करिए। अहम सलाह, आपको यहाँ पर नजरिया रखना होगा, होल्ड करने की सलाह। रुपेश सिंह है हमारे अगले दर्शक जिन्होंने अपना सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश से हैं रुपेश, और इन्होंने यूनियन बैंक के 2000 शेयर लिए हुए हैं 90 रुपए 50 पैसे के भाव पर। क्या करें, होल्ड करें या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? केवल क्या होगी इन्हें सलाह? जी प्रशांत,
रुपेश जी को मेरी जो सलाह होगी वो यही होगी कि अगर वो लंबे नजरिए के हिसाब से अगर उन्होंने बाय किया है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए जो यूनियन बैंक का जो अगला लेवल है जो मिलेगा, जहां पे उनको एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वो रहेगा अराउंड 75 रुपीज का। अगर यूनियन बैंक 75 रुपीज के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो रुपेश जी को अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस में एग्जिट कर देनी चाहिए। और दूसरी जगह जहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि अभी हेल्थ केयर सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेक्टर में काफी अच्छे मौके हैं, तो अपना पैसा वहां पे लगाना चाहिए। सलाह मिलती हुई रुपेश आपको। विनोद कुमार है हमारे अगले दर्शक। टाटा मोटर्स के 60 शेयर लिए हैं 432 के भाव पे, क्या करना चाहिए? अविनाश जी, क्या होगी सलाह? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में अगर इनका लंबा नजरिया है तो होल्ड करिए, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर्स तो चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस यूरोप से आता है और यूरोप में जिस प्रकार के हेडविंड्स है डेफिनेटली कंपनी को थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन अच्छी बात है कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में कंपनी अपनी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ करने वाली है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और थोड़ी बहुत वैल्यूएशन अगर इनको ठीक ठाक मिलता है तो अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग टाटा मोटर्स को मिलेगी, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का पेरेंट टाटा मोटर्स है। तो मैं समझता हूं कि होल्ड करिए, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार ग्लोबल हेडविंड्स थोड़े से सुधरते हैं तो यहाँ पे अच्छा बाउंस बैक भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी करने की सलाह यहाँ पर, अगर लंबा नजरिया आपका। दूसरा सवाल अविनाश जी इनका एक और है। अडानी पावर के इन्होंने 60 शेयर लिए हुए हैं 386 रुपए के भाव पे, क्या होगी सलाह? देखिए मुझे लग रहा है पावर जनरेशन ये एक अच्छा थीम है जो 23 में भी चलेगा, लेकिन इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि पावर जनरेशन में बहुत समय के बाद अडानी पावर प्रॉफिटेबल हो चुका है और इनकी कैपेसिटी भी काफी बड़ी है। आगे ये बांग्लादेश को भी पावर सप्लाई करने की बातें कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पावर जनरेटिंग की कंपनीज में फ्लेवर रहेगा, प्लस इनके फंडामेंटल्स आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और थोड़ा अगर हो सके तो एवरेज भी करिए, क्योंकि ये शेयर बेसिकली ट्रेडिंग के लिए नहीं बट लंबी अवधि के लिए जरूर अच्छा पैसा बनाएगा। कुल बढ़ते हैं आगे। ऋषभ अग्रवाल हमारे अगले दर्शक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। एनएचपीसी के 650 शेयर लिए हैं 38 रुपए 40 पैसे के भाव पे, क्या करना चाहिए इन्हें? केवल क्या होगी सलाह? एनएचपीसी ने अभी रिसेंटली 100 डीएमए ब्रेक किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, और जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी बेयरिश लग रही है मुझे, बट ये डेफिनेटली एक ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हो सकता है। तो अगर एनएचपीसी आपको आपका जो खरीद भाव है 38 रुपए 50 पैसे, अगर 38 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर क्लोज आता है तो फिर आपको इसमें छोटा सा लॉस बुक करना चाहिए। अदरवाइज इसके जो लंबी अवधि के जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं वो अराउंड 50 और 55 के आसपास नजर आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मीना है बेंगलुरु से, जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। पीसी ज्वेलर्स के 2000 शेयर लिए हैं 103 रुपए के भाव पे, कब तक होल्ड करना ठीक रहेगा? अविनाश जी, क्या होगी सलाह? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए ज्वेलर कंपनीज में अगर आपको खरीदना ही है तो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए। मैं समझता हूं कि अगर पैसा बनाना है तो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है। पीसी ज्वेलर में मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, प्लस काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में अगर इनको मिले तो इनको एग्जिट करना चाहिए। अगर चाहिए तो ये कल्याण ज्वेलर्स में खरीद सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा वेल ब्रांडेड प्लेयर है, जो अच्छी खासी नंबर्स भी दिखा रहे हैं। तो पीसी ज्वेलर से निकल जाए, यही मेरी राय रहेगी। ज्वेलर से निकलने की सलाह मीना आपको। बढ़ते हैं आगे। प्राणका सेतुआ हैं कोलकाता से। आईआरएफसी के 690 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 32 रुपए 40 पैसे के भाव पे, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? केवल क्या होगी सलाह? बिल्कुल, इनको अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इंडियन रेलवे में जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें मुझे काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो भी इसमें जो फ्लैग बना हुआ है वो फ्लैग ब्रेकआउट आएगा 36 रुपीज के ऊपर। अगर 36 रुपीज के ऊपर अगर फ्लैग ब्रेकआउट आता है तो अगले टारगेट जो रहेंगे वो 44-48 के आसपास रहेंगे। तो इसमें जरूर से बने रहना चाहिए। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 28 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। खास सलाह आपको मिलती हुई। और अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम विश्वास हैं बंगाल से, और इन्होंने पूछा है यस बैंक के 130 शेयर लिए हैं 22 रुपए 75 पैसे के भाव पे, क्या नजरिया रखना चाहिए? होल्ड करें या सेल कर दें? अविनाश जी, क्या होगी सलाह?
देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक अभी स्टॉक प्राइस ने न्यूज़ को डिस्काउंट कर दिया है। नज़रिया अगर ये साल डेढ़ साल का रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है क्योंकि बहुत समय के बाद एसेट क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है प्लस लोन बुक ग्रोथ अच्छा चल रहा है। बट डेफिनेटली अभी भी एसेट क्वालिटी का नंबर काफ़ी एलिवेटेड है तो 22 रुपए में उन्होंने लिया है तो मैं समझता हूँ कि अगर 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो करीबन 28-30 रुपए का प्राइस मिल सकता है। बट यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, थोड़ा सा इंतजार करें, होल्ड करने की सलाह आपको। अगले दर्शक हैं मनोज कुमार चंडीगढ़ से, जिन्होंने पूछा है कि टैनला प्लेटफॉर्म्स के 280 शेयर लिए हैं। टैनला प्लेटफॉर्म के इन्होंने 280 शेयर लिए हैं 769 के भाव पे। क्या करना चाहिए? केवल क्या होगी सलाह? डेफिनेटली तनला प्लेटफॉर्म अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा हूं तो एक मास्टर कैंडल वाला फॉर्मेशन है जिसका जो रेंज बना हुआ था वो 970 से लेके 580 का बहुत बड़ा रेंज बना हुआ है। तो जब तक 970 से ऊपर नहीं आता है तब तक इसमें नए टारगेट्स देखने को, ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिल सकते। अगर 970 से ऊपर आया तो डेफिनेटली आपको 1200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इन केस अगर आप इसमें लॉस बुक करना चाहते हैं तो आप अराउंड 580 के आसपास आप इसमें लॉस बुक करें, क्योंकि ये फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी चला जाएगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम। स्ट्रेटजी इस स्टॉक में आपको बनानी पड़ेगी। और इनका दूसरा सवाल है JSW एनर्जीज के, इन्होंने 280 शेयर लिए हैं 304 रुपए के भाव पे। क्या करना चाहिए इन्हें? केवल मुझे ऐसा लगता है 304 रुपए के भाव पे जब लिया था तब वो 200 DMA पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अब वो क्लियर कट ब्रेकडाउन हो गया है तो इनको अपना जो लॉस है वो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये और नीचे जाएगा और नीचे के लेवल पे ये 220 तक जा सकता है। तो अगर उनका नजरिया थोड़ा लंबा है तो डेफिनेटली 220 के आसपास वो एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज 220 के नीचे उनको ये लॉस बुक करना चाहिए। ठीक है, तो खास सलाह आपको मिलती हुई। सुनील पंजाबी हैं महाराष्ट्र से, इंडियन ओवरसीज बैंक के 50,000 शेयर इन्होंने लिए हैं 36 रुपए के भाव पे। आगे क्या नजरिया रखना चाहिए? अविनाश जी, क्या होगी सलाह? देखिए मुझे लग रहा है कि आईओबी बहुत समय के बाद बाउंस बैक हो चुका है और अंदाजा है कि इस बैंक में रिस्ट्रक्चरिंग अभी भी आने वाले दिनों में आएगी, प्लस हो सकता है कि ये एक कैंडिडेट हो डाइवेस्टमेंट के लिए। बैंक के अभी भी एसेट क्वालिटी के नंबर तो एलिवेटेड है, लेकिन अगर इसमें बिकवाली का अगर न्यूज फ्लो आता है तो इसमें और आपको अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, आने वाले बजट में हो सकता है कि इसका नाम आए। तो मेरे ख्याल से इवेंट बेस्ड कॉल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हाँ, होल्ड रखने की आपको सलाह मिलती हुई। SK खंडेलवाल हैं वेदांता के, इन्होंने 500 शेयर लिए हैं 323 रुपए के भाव पे। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया रखना चाहिए? केवल क्या होगी सलाह? डेफिनेटली वेदांता के लिए शॉर्ट टर्म का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव था और अभी भी है। जब तक ये 300 का लेवल मेंटेन करता है तब तक ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ऊपर का जो लेवल है वो गैप का लेवल है 400 रुपए तक का, तो मैं 400 रुपए तक का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले एक महीने के आसपास। और अगर ये 300 के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली ये तुरंत ही इसमें लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 270 और उसके नीचे 255 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको खास सलाह मिलती हुई। रुपेश हैं नासिक महाराष्ट्र से, जिन्होंने अपना सवाल पूछा है और सवाल एक बार फिर IRFC को लेकर है। 1700 शेयर इन्होंने लिए हैं 31 रुपए 50 पैसे के भाव पे। क्या करना चाहिए? अविनाश जी, क्या होगी सलाह? देखिए मुझे लग रहा है कि IRFC एक ऐसी कंपनी है जहां पे इंडियन रेलवे इनका सबसे बड़ा और ओनली कस्टमर है और रेलवे बजट इस बार जो आएगा मुझे लग रहा है कि काफी मजबूत आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट 30 to 40% जो रेलवे के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो IRFC फंड करता है और इनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन्होंने अगर IRFC खरीदा है तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि ये शेयर इतना फास्ट मूवर स्टॉक नहीं है और डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो निवेशित रहिए, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म रखना होगा आपको। बढ़ते आगे, कन्हैया कुमार झा हैं और इनका सवाल है CESC। जी हाँ, CESC के इन्होंने 130 शेयर लिए हैं 88 रुपए के भाव पर। होल्ड करें या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? केवल जी, क्या होगी सलाह? 88 का जो भाव है वो थोड़ा सा ऊपर का भाव है,
एक्चुअली CESC हमने लास्ट वीक में कल की तैयारी के शो में ही ये बाय कॉल दिया हुआ था, और इसका जो स्टॉप लॉस था हमने बिलो 71 और 70 दिया हुआ था। अभी तक उसने वो स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि CESC में उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो ऊपर के लेवल है वो अभी 92 और 100 के आसपास नजर आ रहे हैं, और इसकी जो अवधि होगी वो 3 से 4 महीने के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये खास सलाह हमारे दर्शकों को मिली और दर्शकों के सवालों का सिलसिला यहीं पर हम रोकते हैं और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं ये जानते हैं सहयोगी वामाक्षी से। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। तो हमारी नज़र रहेगी आरबीआई के एमपीसी बैठक के मिनट्स की, इसके अलावा यूएस करंट अकाउंट बैलेंस और EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आइए देखते हैं अब उन ग्लोबल क्यूज़ को जो कल रिपोर्ट होंगे। तो हमारी नज़र होगी यूएस के जीडीपी नंबर पे, उसी के साथ हम देखेंगे कि यूके भी अपना जीडीपी का आंकड़ा पेश करेंगे और यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना होगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखते हैं क्या एक्शन हो रहा है। IFCI लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि रैमको सिस्टम्स भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को कंसिडर करने के लिए। IPO मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है और आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सूला विनियार्ड्स लिस्ट होने जा रहा है एक्सचेंजेस पर। ईरन इलेक्ट्रॉनिक्स का कल आखिरी दिन है IPO को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये थे सारे अहम ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रेडिंग जो ट्रिगर्स हैं वो, और अब VIP शेयर की बारी है, हमारे खास सेगमेंट की बारी है। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स तैयार अपने अपने VIP पिक्स के साथ। अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आपकी VIP पिक क्या है? प्रशांत, मेरे पास दो कंपनीज है। एक कंपनी है जो बायोडीजल स्पेस में काम करती है, एथेनॉल प्लांट बनाती है। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी बहुत ही सिग्निफिकेंटली एक बड़ा प्लेयर है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में। करीबन 600-650 करोड़ की ऑर्डर बुक है और हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 3,500 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी रखती है, तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगले साल मुझे लग रहा है कि एथेनॉल की जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी, प्लस इनकी ऑर्डर बुक बायोडीजल, उसके बाद कॉम्प्रेस बायोगैस, स्पेशलिटी एविएशन फ्यूल, इसके ऊपर भी ये लोग R&D कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। यहाँ पे टारगेट प्राइस रहेगा 450। और दूसरी एक FMCG कंपनी है जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हो गई है। इसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ये बेसिकली हेयर ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है और कंपनी की खासियत है कि बहुत अच्छे डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है करीबन 240 रुपए में, जो ओपन मार्केट बायबैक है करीबन 80 करोड़ के लिए। कंपनी बहुत ही कैश रिच है, करीबन 600 करोड़ की कैश है और हमको लग रहा है कि कंपनी का ये बायबैक होने के बाद शेयर होल्डर्स को जरूर फायदा होना चाहिए। ऑपरेशनल नंबर्स भी काफी अच्छे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खरीदे। कम से कम 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से। आपकी VIP पिक्स कौन कौन सी हैं? जी प्रशांत, मैं जस्ट एक बार रीट्रेट करना चाहूंगा कि हम जब मंडे मिले थे कल की तैयारी में, तब भी हमने ये देखा था कि हेल्थ केयर सेक्टर का जो चार्ट था डेली टाइम फ्रेम पे हैमर बना हुआ था, विच इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न। तो मेरे जो दो VIP स्टॉक्स है वो इसी सेक्टर से रहेंगे। मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो सिप्ला रहेगा। सिप्ला ने आज बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है और जो मेरे शॉर्ट टर्म के लिए लेवल रहेंगे 15 से 20 दिन के लिए, वो रहेंगे 1185 और 1285 के आसपास, और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 1075 का। और मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो बायोकॉन है। बायोकॉन ने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया हुआ है और आज की जो कैंडल है वो बहुत ही बुलिश कैंडल है। तो टेक्निकल पिक रहेगा बायोकॉन। आप 272 पे बाय करें। इसका स्टॉप लॉस होगा 255 रुपीज के आसपास और आपका पहला टारगेट 293 के आसपास होना चाहिए और दूसरा टारगेट 315 के आसपास होना चाहिए। ये मेरे तरफ से दो VIP। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केवल, और इसके साथ ही अविनाश जी आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और इसके साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और VIP पिक्स के जरिए कहां कमाई के मौके बन सकते हैं उसके बारे में भी सलाह देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।